आधार नहीं था। रूस ईरानी लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। अब इनको वर्ड बाय वर्ड समझा जाए या रीड बिटवीन लाइन समझा जाए कि ईरान के लोगों की मदद करने के लिए रूस तैयार है। किस रूप में तैयार है? क्या एटॉमिक वेपन्स दे सकता है? क्या दूसरी चीजें दे सकता है? जो कि खुद एक वॉर में उलझा हुआ है। ईरान पर अमेरिकी हमले का कोई आधार नहीं है, यानी अमेरिका को हेड ऑन लेने की कोशिश रूस कर रहा है। क्या रूस इस जगह बैठता है, स्टैंड करता भी है कि नहीं? ये मैं एम्बेसडर मंजू से इसके बारे में जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले राजन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राजन जी, मैं थोड़ा सा आपको एक सिचुएशन देता हूं और मैं चाहता हूं अगर सिचुएशन में रहते हुए मेरे सवाल का जवाब दें। मैं आपको एक बड़े मिलिट्री कमांडर के तौर पर अभी देख रहा हूं जो ईरान की फोर्सेस का है। उसी तरीके से जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत साफ समझ में आएगा। आप आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, बहुत बेहतर समझाएंगे। ईरान कैसे रिटेलिएट कर सकता है, या फिर ईरान रिटेलिएट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या इस बार भी ईरान का रिटेलिएशन, जैसा अभी विंग कमांडर एस सुधाकरन कह रहे थे, उससे अलग हटते हुए प्रॉक्सीज के जरिए होगा? देखिए, अगर मैं एक मिलिट्री कमांडर ईरान का, पहली चीज है कि मैं अपना हथियार नहीं रखूंगा। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा इस लड़ाई को, और अगर मुझे अमेरिका के साथ अपनी पूरी फौज को ध्वस्त भी करना है तो वो मंजूर होगा मेरे लिए। एक सोल्जर, एक जनरल ऐसे ही सोचता है, वो अपने हथियार नहीं रखने वाला। दूसरा है कि मेरी ताकत क्या है, मैं कहां तक अपने दुश्मनों के ऊपर वार कर सकता हूं। और जो आज ईरान की ताकत है, देखिए उसके पास 5.6 लाख की एक फौज है, 600 हवाई जहाज हैं, और उसके पास अ, जो नेवी है वो ज्यादा इतनी स्ट्रांग नहीं है। दुश्मन बहुत दूर है। अगर कोई बॉर्डर का दुश्मन होता तो शायद मैं अपनी फौज को इस्तेमाल करता, अपनी एयर पावर को इस्तेमाल करता, बट अभी दुश्मन 1600 किलोमीटर दूर है। और जो अमेरिका है, वो अमेरिका के एयर बेसिस वो मेरे रीच में आते हैं। तो मेरी ताकत क्या है? ड्रोन्स और मिसाइल्स की, और प्रॉक्सीज की। अब प्रॉक्सीज में अगर आप देखो तो हिजबुल्लाह तो प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। हमास का भी यही हाल है, बट हाउथीज एक ऐसी फोर्स है जो मैं एज अ मिलिट्री कमांडर इस्तेमाल करूंगा अच्छी तरीके से। और अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात नहीं करूंगा, मैं बाबा अल मंदब की बात करूंगा, मैं रेड सी की बात करूंगा। रेड सी। और वहां पे जितनी अमेरिकन एसेट्स हैं, बिकॉज हाउथीज के पास अभी जो एक इंफॉर्मेशन है, उनके पास क्रूज मिसाइल्स ईरान ने दे रखी है, उनके पास भी मिसाइल्स है। अमेरिका भी उनके ऊपर अटैक करता रहता है। तो एक स्ट्रेटेजी मेरी ये रहेगी कि मैं अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करूंगा जिस भी हद तक मैं कर सकूंगा। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका का मुकाबला ईरान नहीं कर सकता इस वॉरफेयर में। कुछ दिन, जैसे विंग कमांडर साहब ने बताया कि कुछ दिन के बाद मिसाइल की ताकत भी कम हो जाएगी, बट जब तक वो ताकत है मेरे पास, आज 4000 है मेरे पास मिसाइल्स, मैं एक कमांडर हूं, मेरी इन्वेंट्री में 4000 है। मैंने मुश्किल से अभी 500 ही खर्च किया है, और मेरे लॉन्चर्स अभी भी सलामत है, इसीलिए मैं अभी तक इजराइल के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर पा रहा हूं। और जो एक नैरेटिव इजराइल क्रिएट कर रहा है कि हमने इनके सारे लॉन्चर्स को खत्म कर दिया, वो गलत है। वो गलत है। फायर फिर कैसे हो रहा है? हाँ, तो अभी भी ये स्ट्राइक्स 30-40 मिसाइल्स। और तो इन नटशेल में आपसे समझू कि प्रॉक्सीज का इस्तेमाल हो सकता है इजराइल के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल होगा। और एक स्टेटमेंट जो रिपब्लिकन गार्ड की स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपको नजर डालना चाहता हूं, उन्होंने बताया कि अभी हमने
और अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स अभी तक हमने निकाली ही नहीं। खैबर शिकन का यूज हुआ था कल परसों। हाँ, कल हुआ। हाँ, पर अभी भी सेजिल मिसाइल जो है हमारे पास, जो हमको चाइना ने दी है, 2000 किलोमीटर का रेंज है, उसमें 700 केजी का वॉरहेड है, और वो एक ऐसी मिसाइल है जो अपनी ये टर्मिनल जब स्ट्राइक करती है तो हाइपरसोनिक स्पीड से स्ट्राइक करती है। यानी और आयरन डोम इसीलिए अब तक जितना सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर पा रहा है, चांसेस ये हैं जिस तरह से फतेह वन और ये खैबर ने इजराइल में तबाही की है, आयरन डोम शायद आगे बड़ी मिसाइलों को, सेजिल को ना रोक पाए। तब हालात क्या होंगे? मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर मंजू जी आपका रुख करूंगा। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक